बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को एक दफ़ा फिर से एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नियो टेलीविज़न की ये कोशिश है और हम हर हद तक इसको निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लम्हा ब लम्हा, घंटा ब घंटा आपको अपडेट करते रहे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 की ट्रांसमिशन से। ना सिर्फ मैं बीनर सलीम खुद, बल्कि मेरे बहुत से कॉलीग्स भी वक्तन फ़वक्तन पूरे दिन के डिफरेंट हिस्सों में आपको ये ट्रांसमिशन लेकर के आपसे मिलते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, आपको अपडेट देते हैं, आपको तज्ज़िये फराहम करते हैं। इस एक घंटे में मेरी खुशकिस्मती है कि वंस अगेन मेरे साथ बने हुए वही कल वाले मेरे बड़े ज़बरदस्त किस्म के पैनलिस्ट, क्योंकि उनके साथ बड़ा मज़ा आया तो सोचा कि आज वही मैजिक रिक्रिएट करना चाहिए। आसमा वदूद साहिबा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हामिद खान अल-मशरकी साहब। मुझे लगता है ही इज़ हेयर सिंस लास्ट 2 days आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ये भी एनालिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये एनालिसिस दे रहे हैं कि यूएस का अगला जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन होने वाला है। लेकिन बिफोर दैट के वो नाम अनाउंस हो, बिफोर दैट के वो दिन आए, बिफोर दैट के वो प्रेसिडेंट का जो ताज है किसी के सर पे सजे, उससे पहले बहुत से सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। मतलब इन इंतखाबात को, 2020 के इंतखाबात को देख करके ये नहीं लग रहा कि ये अमरीका के इंतखाबात हैं। ये यूँ लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के इंतखाबात हैं। कहाँ से शुरू करूँ? धांधली का शोर अभी भी वहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पर ना पूरी तरीके से वोटिंग पूरी हुई है, ना पूरे तरीके से इस टाइम पर अभी वहाँ पर जो है पूरा नंबर काउंट पूरा हुआ है, ना वोटों की गिनती हुई है। एक ट्रेंड सेट हुआ है, लेकिन उस ट्रेंड की बेस के ऊपर ही हमने देखा कि इलेक्शंस में फ्रॉड है, इलेक्शन में धांधली है, इस तरह की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान से कैसे सिमिलैरिटीज़ है, एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ भी कि आपको याद होगा कि 2013 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को का चुनाव होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो भी एक विक्ट्री स्पीच करते हैं और वो विक्ट्री स्पीच बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा रही, इतनी मुतनाज़ा रही कि वक्त की उस टाइम के ऑपोजिशन ने 35 पंचर का इल्ज़ाम भी लगाया, यहाँ तक कि वो एक बहुत बड़े धरने की सूरत इख्तियार कर गया। 126 दिन का धरना हुआ उन इंतखाबात की धांधे और उस विक्ट्री स्पीच की बेस के ऊपर कि भाई नवाज शरीफ ने इतनी जल्दी विक्ट्री स्पीच दे कैसे दी। हालांकि तब का जो वोटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन गिनती और रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब जो बाइडेन साहब अपनी विक्ट्री स्पीच देते हैं तो वो ट्रंप साहब को बड़ी ही ख़राब लगी, बड़े उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं इन इंतखाबात को उस तरह से नहीं मानूंगा अगर मुझे शिकस्त हुई। बहुत से इवेंट्स हैं, बहुत सी एक्टिविटी है जो वहाँ पर हो रही है, आप तक वो हम पहुँचाएंगे। आगाज़ कर लेते हैं अपना, मैं फ्लोर ओपन करती हूँ। ये एक बात तय हो गई है हामिद खान अल-मशरकी साहब के अमेरिका जितना चाहे मर्जी बड़ा सुपर पावर हो, जो चाहे मर्जी हो, लेकिन इलेक्शंस के मामले में वो सुपर पावर भी पाकिस्तान ही है। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर सूरत हाल है कि सिटिंग जो प्रेसिडेंट है वो खुद कह रहा है कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और धांधली हुई है और मैं जो हूँ वो अगले 24 घंटों में अदालतों में जा रहा हूँ और मैं जो है वो काउंटिंग भी रुकवा रहा हूँ और मैं जो है वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। बल्कि उन्होंने यहाँ तक किया बिनीश कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी विक्ट्री स्पीच कर दी है एक अंदाज की और जो बाइडन ने भी विक्ट्री स्पीच कर दी है एक तरह से। और मजे की बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहां तक कह रहे हैं कि जी मैं तो किसी सूरत भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो यहां रहना है। ट्विटर ने जो उनकी विक्ट्री की जो ट्वीट है उसको हटा दिया फौरन कि उसको लगा कि ये अमेरिकन कानून के मुताबिक जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का मिसलीडिंग है, यानी मतलब गुमराह करने की जो ट्वीट है उसको हटा दिया जाए। सो आप अंदाजा करें कि यहां तक सूरत हाल चली गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी वो देख रहे हैं कि जी मैं सिर्फ आज का वेट करूं और वो पोस्टल बैलेट्स के ऊपर वो खुलेआम धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कुछ माह पहले जो थे बर्नी सैंडर्स, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो पोस्टल बैलेट्स है इसके खिलाफ जो है वो ट्रंप इनको नहीं मानेंगे क्योंकि पोस्टल बैलेट पढ़ा लिखा तबका यूज करता है, पढ़े लिखे लोग यूज करेंगे और ट्रंप का पढ़े लिखे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की उन्होंने बात कही तो वो आज साबित हो रही है। ये मैं बर्नी सैंडर्स जो उनके उम्मीदवार थे, ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी था हामिद साहब। यू रिमेंबर कि पीपल वर सेइंग कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्यादा एलीट है, पर्टिकुलर
पार्टी के साथ which is at that time was PTI and जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं है या पटवारी टाइप है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ है, तो here we find the connection again. एग्जैक्टली एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि देखें दोनों कह रहे हैं जी कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो हम जीत गए हैं। फ्लोरिडा की जो कैंपेन है और फ्लोरिडा का जो क्लेम है वो जो बाइडेन भी कर रहे हैं और ट्रंप भी कर रहे हैं। मिशिगन को भी दोनों कैंपेन जो है दोनों कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं। इसी तरह जो 2-3 और रियासतें हैं, एरिजोना है, नॉर्थ कैरोलिना है, ये सारी स्टेट्स दोनों क्लेम कर रहे हैं। यानी अजीब सूरत हाल हो रही है। और इसके अंदर अगर सूरत हाल खतरनाक होती है तो मैं आपको बता दूं बिनेश कि ये सूरत हाल वही होगी जिसका बहुत सारे लोगों ने इजहार किया कि अगर ट्रंप अपने वो हामियों को कहते हैं आप एहतजाज करें और जो बाइडेन के हामी भी मुकाबले पे आ जाते हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि कुछ शहरों में जिसको कहते हैं हीट वर्ड ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये झगड़े की तरफ भी जा सकता है, पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ भी जा सकता है, और जैसे कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि अमेरिकन्स ने इस तरह का इलेक्शन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, सो उनको नहीं आइडिया कि किस तरह रिएक्ट करना है। एक मिनट, अगर इस तरफ सिचुएशन जाती है जिस तरफ आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वायलेंस एग्रेशन नजर आएगा, तो क्या वहां पर भी कोई तीसरी कुव्वत होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं आपको बताऊं तीसरी कुव्वत बहुत बड़ा सवालिया निशान होगी वहां पर, स्पेशली जब ट्रंप ये कहते हैं कि जी मीडिया भी मेरे खिलाफ है, फौज भी मेरे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट भी मेरे खिलाफ है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, और दूसरे एंड पे वो ये कहते हैं कि अगर मुझे लगा तो मैं फौज को मदद के लिए बुला लूंगा। यानी अजीब व गरीब सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं। और ये जो तीसरी कुव्वत है ये वही कुव्वत है जिसने रात को फैसला करना है कि किसको आगे लेके जाना है, ब्लू पट्टी को या रेड पट्टी को। अब ब्लू और रेड के दरमियान मुकाबला। Hold it. Let's take it from there. Asma Wadood, I'm sure you are enjoying the conversation. यहाँ पे इनके तज्जियों से और मेरे सवालों से आप लुत्फानंदोज हो रही होंगी, आपको भी शामिल कर लेते हैं। ये जिस बर्नी सैंडर्स का ये जिक्र कर रहे हैं हामिद खान मशरकी साहब, आपने भी उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, हमने भी देखा पढ़ा सुना कि डेफिनेटली ही इज़ वेरी सीजन्ड एनालिस्ट देयर। वो बहुत बारीकी से इन सारी चीज़ों को समझते हैं। जो ट्रेंड उन्होंने कहा, जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसा वैसा ही हो रहा है। अगर आप इसको अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, यू नो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, यहाँ पर अगर बर्नी सैंडर्स होते और यहाँ पर इंतखाबात हो रहे होते और यहाँ पर वही सब कुछ होता रहता है जैसे बर्नी सैंडर्स ने अपने मुशाहिदे की, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कहा, तो यहाँ पर तो फतवे जारी हो जाते, भाई लिफाफा हो गया, बिकाऊ हो गया, यहाँ पर ये तो इलेक्शंस रिग्ड हो गए, ऐसे ही है ना? देखिए बेसिकली ये तो बिल्कुल इट वाज रिटन ऑन द वॉल। जैसे बर्नी सैंडर्स साहब ने कहा था कि इट इज़ हैपनिंग, इट विल हैपन। इस वजह से क्योंकि आपके जो ट्रम्प है ही इज़ अ क्रॉनिक विनर। उसके अलावा जो क्रॉनिक विनर होता है ना वो बड़ा सौर लूज़र होता है। जिस डायरेक्शन में ये सारी पॉलिसीज जा रही थी पूरी दुनिया में, एक क्या कहते हैं हैवक की सी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई थी। आपने एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एक इकोनॉमिक जाइंट से ली हुई थी जिससे आपकी अपनी इकोनॉमी भी डाउन द ड्रेन जा रही थी। आपने अपने मुल्क में एक्सक्लूजन को अडॉप्ट किया, वाइट सुप्रीमेसी को आप सपोर्ट करते रहे, वेपन्स को आपने अपनी सड़कों पे और गलियों में इतना आम कर दिया। तो ये सब कुछ अमेरिकन ड्रीम से आप डेविएट करके, अमेरिकन ड्रीम आप समझिए ना जैसे हम लोगों का दो कौमी नजरिया है ना, हम उससे चाहे जितना भी डेविएट कर दें हम उससे दूर नहीं जा सकते। अमेरिकन ड्रीम पूरी दुनिया के लिए आपने अमेरिका खोला, लाइक अ मैग्नेट यू अट्रैक्ट ब्रेन, ठीक है, पूरी दुनिया से। फिर आप उसे अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें एक ड्रीम दे रहे हैं कि तुम जो कुछ करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। अमेरिकन ड्रीम से आप डेविएट कर गए। तो ये सब कुछ इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। बट अगैन डोनाल्ड ट्रंप इज अ सॉर लूजर, वो ही इज अ क्रॉनिक विनर। उसने बेसिकली कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया। गोल्डन स्पून लेके, जैसे हमारे पास हमारी एक और सिमिलैरिटी यहाँ पे ये है कि वहाँ पे भी इस वक्त जो प्रेसिडेंट की सीट पे बंदा बैठा हुआ है वो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है। कोई उसके पास कभी उसे दिल किया तो मीडिया में चला गया जी, दिल किया तो रेसलिंग में चला गया, दिल किया तो रियल एस्टेट में चला गया। ही वाज अ चाइल्ड बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो हम एक जब सिमिलैरिटीज़ को देख रहे हैं तो हम ये इतना डिफरेंस उनकी डेमोक्रेसी में अचानक से इस वजह से आ गया कि वो भी एक अनकन्वेंशनल
वहाँ पे जो हमारे लिए एक नॉर्म है, लेकिन वहाँ पे एक अनकन्वेंशनल हैपनिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप को इस सीट पे जब ये आया। ठीक है, बकिया जो हमने किया ना तीसरी कुव्वत, वहाँ पे वो तीसरी कुव्वत नहीं है, वहाँ पे वो पहली कुव्वत है। स्टेट इज अबव एवरीथिंग, every individual, every other country, every policy that take it is state focused. वो कभी उससे डेविएट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होके ये सब कुछ करें, हमारे एडवांटेजेस हैं इस इलेक्शन में, हमारे इंटरेस्ट हैं, लेकिन फिर भी जो स्टेट की पॉलिसी है ना उसमें इतना फर्क नहीं आने लगा। वो पहली कुव्वत उसी तरह काम करेगी। और जैसे हुआ था हिलरी क्लिंटन के टाइम पे कि जब लोगों ने टीवी बंद किया रात को 2-2:30 बजे, तो उस वक्त शी वाज विनिंग क्लीन एंड फाइन, एंड व्हेन दे वोक अप द केस वाज डिफरेंट। तो मैं अभी भी इसके हवाले से भी ये कह रही हूँ, नथिंग इज क्लियर एज लॉन्ग एज द थिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में आएगी वो पहली कुव्वत की वैल्यू जो है हम निगेट नहीं कर सकते। फन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, ठीक है, व्हिच इज डेफिनेटली $1 million क्वेश्चन। हर कोई, पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि सुपर पावर का प्रेसिडेंट कौन होगा। सो लेट्स हैव अ फन क्वेश्चन। जल्दी से आसमा वदूद अपना पिक करें। जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्लू और रेड? माय पिक इज जो बाइडेन। सॉरी आई कांट हियर यू। जो बाइडेन। जो बाइडेन, ओके। हामिद साहब, जो बाइडेन कुछ मेरे जी जी आसमा कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करें। जो बाइडेन, क्योंकि बेसिकली इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी सुपर पावर दुनिया की है, वहाँ पे थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करना चाहिए, थोड़ा सा सेंस वहाँ पे उनके वोटर्स में भी प्रिवेल करना चाहिए। और वहाँ पे जो एक सीट ऑफ पावर है उस पे एक रैशनल इंडिविजुअल को होना चाहिए, जो हमने बड़ा मिस किया पिछले 4 साल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी हामिद साहब, नहीं बिनिश, मेरा ख्याल है कि ट्रंप ही रहेंगे अगले 4 साल भी। अब ये कितने मुतनाज़ा होकर रहते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। और इससे भी कोई इनकार नहीं कि ट्रंप के आने से एक बार फिर जो है वो अमेरिकन सोसाइटी भी अनसर्टेनिटी का शिकार होगी, रेसिज्म अपनी और पीक पे चला जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो ट्रंप ने जो खलीज पैदा कर दी है बिटवीन नॉन नेटिव अमेरिकन और अमेरिकन के दरमियान, वो और बढ़ती जाएगी। और उसी खलीज की वजह से ट्रंप जो हैं वो पूरे तमाद है। और मेरा ख्याल है कि ट्रंप जीत जाएंगे ये किसी भी तरह हो के। ये मुझे लग रहा है, अगर अदालती जंग हुई तो अलहदा है। अच्छा, लेकिन उस तरह आई एम हैप्पी कि मेरे पास जो है वो दोनों टाइप के वोट्स हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ना किसी भी तरह ट्रंप जीत जाएंगे, वो किसी भी तरह कैसे है मैं बताता हूँ। हाँ, वो किसी भी देखिए ट्रंप ने क्या सोचा, जो बाइडेन ने उन पे इल्जाम भी लगाया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो तैनातियां की हैं वो आपने इस बदनीति से की हैं कि कल को आपको अदालत में जाना पड़े और आपको रिलीफ मिले। सो जो बाइडेन का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है और इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन अमेरिकन जस्टिस सिस्टम। मैं नहीं कहता वहां की अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो डेमोक्रेट्स जज बाकायदा अपनी एफिलिएशन बता के बैठते हैं कि जी हमारा जो टिल्ट है या एफिलिएशन है वो डेमोक्रेट्स की तरफ है। और एक और ग्रुप ऑफ जजेस होता है जो बता के बैठता है कि मेरा टिल्ट या एफिलिएशन रिपब्लिकन्स की तरफ है। जब ये मामलात हो तो आप ये समझ लें कि कानून के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि वो मोम की तरह कानून है, उसको किसी तरह भी मोड़ा जा सकता है। कानून का तालिबे इल्म होने की हैसियत से मैं ये बात समझता हूं कि अगर जज किसी तरह से अपना नुक्ता नजर बना ले तो वो उसका रास्ता भी बना लेता है। सो इस हवाले से ट्रंप बड़े पूरे तमाद हैं कि वो डरा धमका के या अदालती रास्ता लेकर किसी ना किसी तरह वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। मेरा जाती ख्याल है अल्टीमेटली ट्रंप विल रिमेन इन द व्हाइट हाउस फॉर द नेक्स्ट 4 years। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा आप दोनों को जरा पीछे लाना चाहती हूँ। राइट नाउ इन द प्रेजेंट, द पावर ऑफ प्रेजेंस as they say in the yogic term, the power of now is कि 270 जो नंबर है वो रिक्वायर्ड है मिनिमम आउट ऑफ 538 टू सेलेक्ट और टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ US 2020। अब इस 270 में से मैं सुबह से देख रही थी कि खैर हमारे यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, मुझे पहले लगा कि शायद वहाँ पे भी नेट नहीं चल रहा, लेकिन खैर मैंने देखा जो बाइडेन 238 पे स्टैंड किए हुए हैं। और अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो वो 213 पे स्टैंड किए हुए हैं। सुबह से ये चल रहा है, मतलब अब दिस इज ऑलमोस्ट इन द इवनिंग कि आई एम डूइंग दिस ट्रांसमिशन। क्या वहां पर भी आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है? मैं यही कहना चाह रहा हूं। हां, प्लीज वहां पर भी इतलात ये आ रही हैं कि
मजीद रिजल्ट्स आना रुक गए हैं। इतलात आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि एक तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दूसरा ये है कि अभी पोस्टल वोट्स की काउंटिंग होनी है जिसको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। अभी 10 करोड़ से ज़ायद पोस्टल वोट काउंट होना है। सो इस हवाले से दोनों अपना अपना फिगर्स लेकर बैठे हुए हैं कि वो कह रहे हैं जी 238 और जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो भी 240 क्रॉस कर चुके हैं। सो इस हवाले से जो फिगर्स हैं वो अभी ऑथेंटिक नहीं हैं। जी आसमा जी, यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूँ ना, जैसे अभी हम कह रहे थे कि ये ट्रम्प वापस आ सकता है, जो सिस्टम उस तरफ जा रहा है। हाँ। देखिए, जब सिटिंग प्रेसिडेंट को जब भी री इलेक्ट नहीं किया गया ना, तो उस वक्त सराउंडिंग इसी तरह की रही है। देखिए 2000 में बुश जूनियर और अल गोर का दरमियान में जब कंपटीशन था तो उसमें भी इसी तरह की एक क्वाइटनेस आ गई थी थोड़े अरसे तक। रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, फिर वो इसी तरीके की एक बैटल में चले गए और प्रेसिडेंट का जो ऐलान है ना कि प्रेसिडेंट कौन बना, वो इलेक्शन के बाद मिड दिसंबर में गया। तो उसमें जब आप इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है ना जहाँ डिलेज आ रहे होते हैं या वो उसमें फिर मनूवर, जैसे सर ने कहा ना, मनूवर करने की उन्हें स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे अब ये दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में ये खामोशी जा सकती है कि ये खामोशी क्या ट्रम्प को री इलेक्ट करवाने से रोकने के लिए है या फिर ये है कि ये खामोशी ट्रम्प को ही री इलेक्ट करवाने के लिए। तो टाइम विल टेल कि बैक स्क्रीन क्या चल रहा है। ट्रम्प दूसरा जहाँ तक ये बात है कि उधर किस तरीके से सिस्टम कैसे डाउन हो सकता है, ये वहाँ पे भी वहाँ पे सिर्फ वोटर की प्रोटेक्शन है। वहाँ पे वोटर जो है ना वो बहुत प्रोटेक्टेड है, प्रोसेसेस बहुत प्रोटेक्टेड है। वोटर का राइट टू वोट या वोटर की उस तरह से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता कि आप किसी को कहो कि $50 दे लो, मुझे वोट दे दो। ये सिस्टम वहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप प्रोसेसेस को कैसे मैनूवर करते हैं, जैसे सर ने कहा कि वो जज सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल वही सिस्टम है। द ऑथेंटिसिटी, ये हर चीज अपनी जगह पे इंटैक्ट है, जैसे आप कह रही हैं, बजा फरमा रही है। लेकिन फिर भी इस सिनेरियो में भी धांधली की आवाज, फ्रॉड इलेक्शन की आवाज, इलेक्शन नहीं मानूंगा, गलत हो रहा है, ये उठ रही है। धांधली हो सकती है, धांधली वहाँ पे धांधली भी हो सकती है, प्रोसेस भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। उस लिहाज से वो सिस्टम सीक्रेट नहीं है, बेसिकली है ही फ्लॉड, शुरू से ही फ्लॉड है। इसमें जो इंटरेस्ट ऑफ स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट है उसको प्रिजर्व किया गया है जब ये सिस्टम बनाया गया है, तो वो इसका इनग्रेन्ड हिस्सा है, उसे आप निकाल नहीं सकते। इसके अंदर मैं बताऊं, जब भी ये पोस्टल वोट्स की बात शुरू हुई तो महीना पहले ही रिपब्लिकन्स ने कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर दी ऑफिशियल अकाउंट से कि जी देखें ये पोस्टल जो है ना ये सड़क पे पड़े हुए हैं और कोई भी इन पे लिख के भेज सकता है। तो रिगिंग का इल्जाम जो है वो पोस्टल के ऊपर जितना मर्जी प्रोटेक्टेड हो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फिडलिंग विद द पोस्टल बैलेट्स। वन सेकंड थिंग इज हाँ बिल्कुल, सेकंड थिंग ये है कि जो ट्रंप का एग्रेसिवनेस है, अल गोर की मिसाल जो है ना वो ट्रंप के केस में इंप्लीमेंट नहीं हो रही। वजह ये कि अल गोर वाज नॉट अ सिटिंग प्रेसिडेंट, ट्रंप इज सिटिंग प्रेसिडेंट। अल गोर पढ़े लिखे आदमी थे और वो मैं खाली वो डिले के हवाले से कह रही थी कि जैसे डिलेस होते प्रोसेस को डिले किया गया था। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही मिड ऑफ दिसंबर में आया था, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, रीकाउंट हुआ, कैलिफोर्निया रीकाउंट हुआ, 537 का डिफरेंस आया। आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एट दैट मोमेंट फ्रॉम अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप के वो इस तरह, जिसको कहते हैं ना, इसको बड़ा एक सोबर तरीके से लेंगे। वो तो अभी से बड़े एग्रेसिव हैं और इसी चीज का खतरा है कि जिस तरह की वो मूवमेंट ना चला लें, अगर वो हारते हैं तो वो तो कहते हैं जी मैं पब्लिक को इन्वॉल्व करूंगा। आई हैव टू गेट बैक टू स्क्वायर वन। मूवमेंट चल गई ना, चले हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चल गई मूवमेंट, तो फिर क्या होगा? हु इज गोइंग टू सेटल डाउन द डस्ट? तीसरी कुव्वत, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा फिर क्या होगा, फिर मामले का हल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसे मैं एग्री करूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट अभी से इंटरवीन करेगी कि मूवमेंट किसी सूरत ना चले, बल्कि प्रेफर करेगी कि सदर ट्रंप को ही 4 साल दे दिए जाएं। ही कैन नॉट मेक एनी मोर डैमेज और वो उसको दूसरे तरीके से कंट्रोल करेंगे। ऐसे नहीं कि सदर ट्रंप आ जाएंगे जी, सदर ट्रंप आ जाएंगे तो ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको कंट्रोल नहीं करेगी। एस्टेब्लिशमेंट पहले भी कंट्रोल करती है, वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते हैं, लेकिन
लेकिन ये कि eventually he will be in the control of Pentagon और multinational companies और Jewish lobby, ये सारा कुछ हमेशा से वहाँ intact है और active है। All right, I have to take a break. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, खसूसी हमारी मैराथन ट्रांसमिशन जारी है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के लिए। आपसे मिलते हैं इस वक्फे के बाद। चलिए जी जनाब, एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वैसे मतलब इतना ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन चल रही है कि पता ही नहीं चलता टाइम का। आसमा बदूद साहिबा मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से, मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किए हुए जी हामिद खान अल-मशरकी, जो कि एक्सपर्ट तो थे ही ऑब्वियसली यूएस इलेक्शंस पे, मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन कर करके और एक्सपर्ट हो चुके हैं। एंड ऑप्शंस एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जो हम सिनेरियोज एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये मज़ीद इन इंतखाबात को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। आसमा बदूद साहिबा, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रही थी, उसी को आगे मुकम्मल भी कर लीजिए, आगे बढ़ा भी दीजिए। वही बेसिक सवाल है कि एक तरफ हम जब कल बात कर रहे थे तो ये भी आ रहा था ना कि अगर जो ट्रंप है वो री इलेक्ट होते हैं और अगर ट्रंप ही कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो इमरान खान साहब की तो उनसे बड़ी पर्सनल बॉन्ड है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ तो बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात भारत के साथ भी हैं। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि ट्रंप जो हैं वो चाइना के हवाले से क्या स्टैंड रखते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अपनी पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन में वो चाइना और चाइनीज़ के हवाले से किस तरीके से बात करते रहे या मुखातिब करते रहे। एम आई राइट आसमा? बिल्कुल जी। पर्सनल जो फॉरेन रिलेशनशिप्स होते हैं ना, या जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो पर्सनल आपकी एफिलिएशन या कनेक्शन से बियॉन्ड होते हैं। ये एक इंटरव्यू में भी गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप उनसे डायरेक्टली रीच अप तो कर सकते हैं, लेकिन उनके डिसीजन ऑल्टर नहीं करने की कैपेसिटी इंडिविजुअल या पर्सनल वन ऑन वन रिलेशन में नहीं होती। एक ऑब्वियस इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इंडिया यूएसए की इन द रीसेंट 4 years। पहले तो वो एक बैलेंस रखने की कोशिश करते थे, थोड़ा कुछ ऐसा लास्ट 10 odd years से ही ये इंक्लिनेशन शिफ्ट होना शुरू हुआ था कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बैलेंस रखने की कोशिश की जाती थी। मगर दिस टाइम इट वाज एन ऑब्वियस शिफ्ट। मुझे याद है वो जैसे कुछ ट्वीट्स में भी ट्रंप साहब का बिल्कुल वो एक बस्ट आउट उन्होंने किया पाकिस्तान पे, जो जिससे एक अनरेस्ट अचानक से आई, फिर उसके बाद वो हॉट ट्वीट्स एक्सचेंज हुए, फिर उसके बाद टू सम एक्सटेंट आपका पेंटागन इंटरवीन और वो सेटलमेंट थोड़ी सी करवाई गई, क्योंकि पेंटागन का इंटरेस्ट थोड़ा फिल वक्त अभी भी हमारे साथ है, क्योंकि हम एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जब ट्रंप फुल इवैक्यूएशन चाह रहे थे ना यूएस आर्मी की, तो पेंटागन वांटेड टू हैव इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंटैक्ट। उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की प्रिवेंशन के लिए अभी भी पेंटागन का हमारे तरफ इंक्लिनेशन है। इंडिया उसे वो डिलीवर नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं इन अफगानिस्तान। बकिया इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप ट्रंप ने बनाए ड्यूरिंग दिस टाइम, उससे एक ऑब्वियस डिसबैलेंस इस इलाके में, इस रीजन में आया। और चाइना के साथ जो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है जो ली ट्रंप साहब ने, उससे जो हम पे प्रेशर है ना एज अ चाइनीज अलाई, और हम एक हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि हम डायरेक्टली कन्फ्रंट चाइना को कर नहीं सकते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तरक्की में है, इस पूरे रीजन की तरक्की में है, और वो एसोसिएटेड है चाइना से, चाइना की एम्बिशन से। वी शेयर द सेम एम्बिशन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड रीजन। तो यहाँ पे हमारा ब्रीदिंग पॉइंट जो है वो ट्रंप के आने से और कम होगा। इमरान खान साहब की पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रेपो जैसे भी है, वैसे इमरान खान साहब इज़ अ स्टार, ही हैज़ अ स्टार परसोना। मेरा नहीं ख्याल कि अगर जो बाइडेन आ भी जाते तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा उन्हें वो रेपो उनके साथ डेवलप करने के लिए। वो हमारा एडवांटेज इस वक्त ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ता कि इमरान खान साहब हैं, ये कौन है। तकरीबन पूरी दुनिया उन्हें जानती है कि इमरान साहब कौन है। तो यहाँ पे पर्सनल रेपो आई डोंट थिंक कि उनको डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रंप के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा थ्रेटन हो जाते हैं। जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि
जो बाइडन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बेहतर है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चूंकि उन्होंने जो वॉर ऑन टेरर थी जो 2008 का पीरियड था उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में सर्व किया और वो इन सारे खित्ते को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, नेटो के साथ कोऑर्डिनेशन में थे, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ वो खुद कोऑर्डिनेशन में थे। सो इस हवाले से जो बाइडन जो हैं वो अगर पावर में आते हैं तो वो वाकई ही पाकिस्तान की उन कुर्बानियों को, पाकिस्तान के उस एफर्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्नॉलेज कर सकते हैं जिसकी पाकिस्तान डिमांड करता है, जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। दूसरे एंड के ऊपर जो I have to stop you here because I have to go for a headline break. लेकिन नियो टेलीविजन पर ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप प्लीज नियो टेलीविजन पे ट्यून इन करते रहिए, हेडलाइंस देखिए, उसके बाद वापस आइए इस ट्रांसमिशन के लिए। मैं आपसे 7 बजे मुलाकात करूंगी, सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।